गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन कक्षा के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस लॉकडाउन की स्थिति में उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा आव्यूह के बारे में। आव्यूह को समाप्त करने के पश्चात आज हम लोग शुरू करेंगे सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। सारणिक भी आव्यूह का ही एक रूप है। आव्यूह के मानों को ज्ञात करने के लिए सारणिक का उपयोग किया जाता है। आइए हम सारणिक को देखते हैं किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है n कोटि के प्रत्येक आव्यूह a बराबर aij को एक संख्या, वह संख्या कैसी हो सकती है? वास्तविक हो सकती है या सम्मिश्र संख्या हो सकती है, द्वारा संबंधित कर सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। अर्थात जो आव्यूह है वह एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए जिसके संख्याओं को हम वास्तविक संख्या के या सम्मिश्र संख्या के द्वारा संबंधित कर सकते हैं। इसे डिटर्मिनेंट ए DET या मॉड ए के रूप में लिखा जाता है और इसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ए या ए का सारणिक, या कहीं कहीं डेल्टा द्वारा भी निरूपित किया जाता है। तो डेल्टा द्वारा निरूपित किया जाता है जहां aij अवयव ए का ijवां आव्यूह है। उदाहरणार्थ a बराबर ABCD। अर्थात किसी आव्यूह का मान ज्ञात करने के लिए उसे हम लोग उसके भिन्न भिन्न आव्यूहों में विभक्त कर देते हैं और तत्पश्चात हम उस आव्यूह या उस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरणार्थ यदि a एक डिटर्मिनेंट इस प्रकार दिया गया है, 2 गुणा 2 का एक वर्ग आव्यूह दिया गया है, ABCD इसके अवयव है, तो a का सारणिक को हम किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसे डिटर्मिनेंट a मॉड ए, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ए का सारणिक इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू, जो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा रहता था उसको हटा करके मॉड का रूप दे देते हैं। तो यह सारणी के चिन्ह को बताता है ABCD। और जब 2 गुणा 2 आव्यूह का कोटि का आव्यूह होता है तो उसके जो मान होते हैं, उसका जो सारणी होता है उसके मान जो होते हैं वो AD माइनस BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला अवयव उठाते हैं और लास्ट अवयव के साथ गुणा कर देते हैं, AD माइनस BC। इस प्रकार जब हमें यह मान ज्ञात करना रहता है तो वह जो आव्यूह होता है, वह जो सारणिक होता है, वह 2 कोटि का होना चाहिए। यहाँ पे 2 गुणा 2 अर्थात 2 कोटि का एक सारणिक लिया गया है जिसके आधार पर यह मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह या सारणिक दिया गया है तो उसको हम लोग 2 गुणा 2 कोटि के रूप में बदल देते हैं। उसके पश्चात इस मानों को निकालते हैं। वह आगे के इस उदाहरण में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो आइए उम्मीद करते हैं कि सारणी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके आधार पर आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि इसके कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो पहला देखते हैं एक कोटि के आव्यूह का सारणिक किस प्रकार का होता है। एक कोटि का माना एक कोटि का आव्यूह a बराबर a, जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, वह एक कोटि का आव्यूह है। तो अब इस आव्यूह का सारणिक क्या होगा? मॉड a या सारणिक a इज इक्वल टू a, सारणिक a इज इक्वल टू a, और इसमें सिर्फ एक ही अवयव है और वो उसका मान प्राप्त हुआ हमें a। अब आते हैं 2 कोटि का आव्यूह, जैसा कि ऊपर के उदाहरण लिया गया है वह 2 कोटि का आव्यूह है। या फिर देखते हैं कोटि 2 के आव्यूह का सारणिक, माना aij इज इक्वल टू ABCD एक आव्यूह है, तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ए का सारणिक बराबर ABCD बराबर AD माइनस BC, AD माइनस BC। इस तरीके से इस सारणी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कोटि 3 के आव्यूह का सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं और उस सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। माना a बराबर aij एक आव्यूह है जो कि इस प्रकार से है कि a11, a12, a13, a21,
A22, A23, A31, A32 और A33 इस प्रकार इसके अवयव दिए गए हैं। यह पंक्ति है और यह स्तंभ है। इस तरीके से इन पंक्तियों और स्तंभों के रूप में इस मैट्रिक्स को या इस आव्यूह को लिखा गया है। अब इसका हमें सारणिक निकालना है तो उसको हम डिटर्मिनेंट ए लिख देंगे। डिटर्मिनेंट ए बराबर ए का सारणिक बराबर इसको जो कि बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत रखा गया था उसको हम लोग दो लाइनों के बीच में इन मानों को इस तरीके से रख दिया है। अब इसका इस डिटर्मिनेंट का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम क्या करते हैं, या तो एक इस स्तंभ के सहारे या एक पंक्ति के सहारे इसको हम प्रसार कर देते हैं। उस प्रसार के माध्यम से यानी कि 2 गुणा 2 कोटि के सारणी के रूप में हम उसको बदल देते हैं। तो हम देखते हैं कैसे बदलते हैं, जरा ध्यान से समझना इसको। A11 के सहारे हम यदि विस्तार करना चाहते हैं तो A11 इंटू -1 टू द पावर ये 1 और 1 I और J का मान जोड़ दिया गया। तो A11 इंटू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे एक सारणिक लिखा गया है। सारणिक कहाँ से आया है? ये A11 अगर A11 के सहारे यदि विस्तार किया जा रहा है तो इसके साथ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यानी कि ये इसके सहारे जो स्तंभ है, सारे जो पंक्ति है उसका मान छोड़ देते हैं और उसके बाद जो मान हमें प्राप्त होता है उसी को हम अक्षरशः उतार लेते हैं। A22, A23, A32, A33 ये मान लिखा गया है और पुनः यहाँ पर फिर प्लस A21 है यानी कि अब इसके यहाँ से शुरू किए हैं तो हम यहाँ से इसका मान ले सकते हैं या इसके सहारे जा सकते हैं। तो हमने पंक्तियों के सहारे न जाकर के हम स्तंभ के सहारे आए हुए हैं। तो A11 के साथ A21 मान, A21 और इसके साथ I का मान 2 है और J का मान 1 है। I का मान 2 है और J का मान 1 है। तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 यानी कि I प्लस J इंटू अब इसके सहारे हमको सारणिक रखना है। तो अगर इसके सहारे रखना है तो ये वाला मान हमें भूलना होगा ऐसे और इसको छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जो बचता है A12, A13, A32, A33 इसको हम रखेंगे अक्षरशः रख लेंगे। तो देखिए लिखा गया है A12, A13, A32 और A33। अब एक और मान निकालना है। इस स्तंभ में एक और अवयव बचा हुआ है A31 इंटू -1 टू द पावर I प्लस J। I का मान है हमारा 3 और J का मान है 1 तो 3 प्लस 1 तो A31 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 1 यानी कि A31 इंटू -1 टू द पावर I प्लस J। अब इसके सहारे भी एक सारणिक लिखना है। तो वह सारणिक कैसा होगा? A31 के साथ अगर देखते हैं तो ये आपको पंक्ति मिलेगा और यह पूरा का पूरा स्तंभ मिलेगा। तो इस पंक्ति और इस स्तंभ के छोड़ करके बाकी के जो मान हमें मिल रहे हैं उनको हम ऐसे ले लेंगे। तो A12, A13, A21, A23। यदि कोई चाहता है कि हम इस स्तंभ के सहारे ना जाकर के हम इस पंक्ति के सहारे जाएं तो A11 तो पहला उसका अवयव हो ही जाएगा। उसके बाद A12 -1 टू द पावर A12 इंटू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 और जो सारणिक लिया जाएगा ये छोड़ेंगे फिर ये छोड़ेंगे A21, A23, A31, A32 इसकी जगह पर हमारा वो मान वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं उसी प्रकार A13 के सहारे भी जो होगा ये वाला मान और ये वाला मान छूट जाएगा। A21, A22, A31, A32 वैल्यू जो आएगी वह थर्ड वाले में आ जाएगी। खैर यहाँ के लिए हम देखते हैं कि हमने स्तंभ के सहारे इसको विस्तार किया हुआ है और इस विस्तार में हम देखते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 टू द पावर 2 आएगा। -1 टू द पावर 2 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो A11 अब यह एक मिनी सारणी के रूप में, एक छोटी सारणी के रूप में आ गया है, 2x2 के रूप में आ गया है। हम हमेशा यह प्रयास करते हैं कि जो सारणी है वो 2x2 के रूप में परिवर्तित करके लाएं ताकि हम उसका आसानी से मान प्राप्त कर सके। अब देखते हैं जब ये 2x2 सारणी का आ गया है तो जो परिभाषा में दी गई है कि किस तरह से हम सारणी का मान निकालते हैं उसके द्वारा हम इसको निकालते हैं। A22 का A33 के साथ गुणा, A22 इंटू A33 माइनस A23 या A32 या A23 इन दोनों का गुणा आपस में और ऐसे गुणा। अब दूसरे पद पर आते हैं। A21 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस 1 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे
तो -1⁻³ हो जाएगा, और -1⁻³ को जो सॉल्व करेंगे तो -1 हमें प्राप्त होगा। तो -A21 कोष्टक में अब ये सारणी आ गया है, इसका मान हमें हल करना है। तो A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A32, इनका आपस में गुणा, ये लिख दिया गया है। अब प्लस तीसरे पद पर आते हैं, तो -1⁻³ + 1 है, तो -1⁴ हो जाएगा, उसकी वैल्यू आएगी +1, तो A31 इंटू, अब यहाँ पर जो मिनी सारणी मिला हुआ है उसकी सहायता से A12 इंटू A23, A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13, A22 इंटू A13। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, जैसे गणितीय संक्रियाएं जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसके अनुसार जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे जो मान हमें प्राप्त होगा वही इस सारणी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये आव्यूह का मान प्राप्त होगा या सारणी का मान प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम किसी आव्यूह को किस प्रकार से सारणी के रूप में बदलते हैं और उस सारणी के माध्यम से उस सारणी का मान हम कैसे प्राप्त करते हैं, यह विधि आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं सारणी के कुछ गुणधर्म हैं जिनका उपयोग हम सारणी को हल करने में प्रयोग में लाते हैं। उनको आप अच्छी तरह से यहाँ पे समझिए। समझने के बाद ऊपर का हम मिटा दें ताकि समझाने में आपको आसानी रहेगी। आइए देखते हैं कुछ जरूरी चीजें जो हैं वह समझाई जा सकती हैं। गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म देखिए आपके सामने है कि यदि कोई आव्यूह A है, उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसका हम सारणी निकालते हैं तो वह मान, और ट्रांसपोज करने के पहले यदि हम सारणी का मान निकालते हैं तो दोनों मान हमारे पास बराबर होते हैं। यहां पर भी ये मान ऐसे होगा, यानी कि किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने के पहले सारणी का मान निकाल लिया जाए और परिवर्त करने के बाद सारणी का मान निकाला जाए, दोनों स्थितियों में सारणी का मान हमारा बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि यह पद आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। सारणी की कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। बच्चों यहाँ पर देखा जाए, यदि एक सारणी का आपकी हम संक्षेप में समझाने के लिए 2 × 2 कोटि का आव्यूह ले रहे हैं, A11, A12, A21, A22। यदि हम इसके स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दें या इनके जो पंक्ति हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दें तो सारणी का जो मान होता है, अब यह तो आव्यूह मिला हुआ है, इसके सहारे हमें जो सारणी मिलेगा वह ऐसे मिल जाएगा, A12, A21, A22, ऐसे हमें सारणी मिला। और जब हम इसके स्तंभ या आव्यूहों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो इस सारणी का जो मान है वह बदल जाता है। अगर इसके पहले प्लस रखा गया है तो माइनस हो जाता है, माइनस रखा गया है तो प्लस हो जाता है। तो हमने बदल दिया A12, A22, A11, A22। देखिए पहले वाले पद को, पहले वाले स्तंभ को दूसरे स्तंभ के सहारे और दूसरे स्तंभ को पहले वाले के सहारे हमने इंटरचेंज कर दिया है इन दोनों में। तो इस तरीके से जो सारणी का मान होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। उम्मीद है हम ये इन गुणों का आगे चल करके उपयोग करेंगे प्रश्नों को हल करने में, तो इसे ध्यान दे करके आपको समझना है। तीसरा गुण क्या है? सारणी की कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ के मान समान हैं या समानुपाती हैं तब सारणी का मान 0 हो जाता है। जैसे कि मान लेते एक सारणी की हम लेते हैं, अब हम आव्यूह नहीं लेते हैं। अगर A11 यहाँ पर भी A11 हो जाए, यहाँ पर A12, यहाँ पर 22, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो द्वितीय स्तंभ है, द्वितीय स्तंभ में मान तो हमारे अलग अलग हैं, लेकिन प्रथम स्तंभ में दोनों के जो अवयव हैं उनके मान बराबर हैं। इसी प्रकार यदि पंक्ति के सहारे भी यदि सारे अवयव जितने भी एक पंक्ति में जितने भी हैं, अगर 3 × 3 कोटि का हमें सारणी प्राप्त होगा तो उसमें 3 अवयव प्राप्त होंगे और तीनों अवयव यदि बराबर हो, क्या कहा जा रहा है इसमें? तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन तीसरे में क्या कहा जा रहा है कि सारणी की कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ के मान समान हो तो समानुपाती।
कोई दो पंक्ति हो। यहाँ पर हम एक 3 क्रॉस 3 कोटि का ले लेते हैं। उसमें हम देखते हैं कि A11 और फिर यहाँ हो जाएगा A23। मान लेते हैं इस तरीके के हमारे पास एक सारणी दिया गया है। इस स्थिति में हम देखते हैं प्रथम स्तंभ के सारे अवयव, द्वितीय स्तंभ के सारे अवयव बराबर है। यहाँ पर जो अवयव है और यहाँ पर जो अवयव है उस स्थिति में बराबर है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 को गुणा किया गया, यहाँ पर 2 को गुणा किया गया, यहाँ पर 2 को गुणा किया गया है, तो समानुपाती हैं। तो इस प्रकार से जो सारणी का जो मान होगा, सारणी के कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभों के मान समान है या समानुपाती है, तब सारणी का मान 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सारणी का मान 0 हो जाता है। ये भी मान और ये मान अगर बराबर है या समानुपाती है तो उस स्थिति में सारणी का मान 0 हो जाता है। आइए चौथा देखते हैं हम लोग। चौथे में क्या है? चौथा है किसी सारणिक को अचर k से गुणा करने का अर्थ है कि केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों से गुणा करना। एक सारणिक दिया गया है A बराबर A11 A12 A21 A22। अभी तक अगर आव्यूह होता था तो हम आव्यूह में अगर किसी अचर पद से गुणा करते थे तो आव्यूह में जितने भी अवयव होते थे सभी अवयवों में गुणा हो जाता था। यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यदि हम इसमें k से गुणा करते हैं तो इस k का मतलब हुआ या तो किसी एक पंक्ति के सभी अवयवों में या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में k का गुणा होगा। मानते ऐसे हो जाता है आपका k इंटू n1 k इंटू 1 2 और बाकी के जो मान है वह जस के तस रहेंगे। तो जो यहाँ पे जो किसी अदिश राशि का जो गुणा किया जाता है या तो किसी एक पंक्ति के सभी अवयव में गुणा हो जाए। अगर मान लेते हैं कि नीचे में गुणा करना चाहे तो नीचे वाले में गुणा कर दिया जाए, ऊपर वाले में गुणा किया जाए, या स्तंभ के सहारे गुणा करते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 अवयव हैं तो इनमें आपस में गुणा हो जाएगा और ये दोनों जस के तस रह जाएंगे। तो इस प्रकार सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को k से गुणा किया जाता है तो सारणी का मान भी k से गुणित हो जाता है। यदि आपने किसी सारणी के किसी एक पंक्ति को गुणा किया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि वह उस सारणी में उस अदिश राशि का गुणा किया गया है। और यदि हम गुणा करना चाहते हैं तो इसको ऐसे, जैसे अगर यहाँ पर हमने गुणा नहीं किया हुआ है, इस सारणी में गुणा करना चाहते हैं तो k बटा k इसको लिख सकते हैं और चाहे तो हम इसके का अंदर गुणा कर देते हैं और यहाँ बाहर हम रखेंगे 1 बटा k और हमें प्राप्त हो जाएगा k(a1) k(21) a12 a22। इस प्रकार से हम इसको गुणा कर सकते हैं। ये है इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके गुणधर्म है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया हो तो सारणी को 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह गुणधर्म है। देखते हैं। यदि एक सारणिक A बराबर दिया गया है A11 A21 A23 A31 प्लस B11 प्लस B21 प्लस B23 B31 फिर A21 A23 A22 A32 A32 A33। इस प्रकार से कोई सारणी दिया गया है और उसके जो किसी एक सारणी के सभी जो है वो योगफल के रूप में लिखे गए हैं तो इनको हम 2 सारणी के रूप में, अगर अधिक पदों में किया गया है तो अधिक सारणी के रूप में लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं। A11 A21 A31 A22
A21, A22, A32, A23, A13, सॉरी यहाँ पे A13, 23, A33 और प्लस एक और सारणी बनाएंगे जिसमें पहले वाले अवयव में जो पहला मान है उसको छोड़ देंगे, पहले वाले स्तंभ के पहले मान को छोड़ देंगे और दूसरे से स्टार्ट करेंगे। ये मिलेगा हमारा B11, B21, B31, फिर A21, A13, A22, A23 और A32 और A33। इस प्रकार से सारणी को हम दो सारणियों के योग के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये पांचवा जो छठवां पद जो है ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट गुणधर्म पहुंचते हैं हम लोग। यदि एक सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। यानी कि इस परिस्थिति में भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सारणी में जो गुणधर्म होते हैं उन गुणधर्मों के आधार पर कैसे कैसे हम मानों को परिवर्तित करते हैं। आइए कुछ उदाहरण को देख करके हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आइए एक और चीज हम देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। x1, y1, x2, y2 और x3, y3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल्टा से निरूपित करते हैं तो यहाँ हम डेल्टा ले सकते हैं। डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3 1 1 1। इस रूप में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निरूपित कर सकते हैं। यह डिटर्मिनेंट के माध्यम से किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि शारीरिक गुणधर्मों के आधार पर प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, उसको हम लोग स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट A 2x 5 8 x इज इक्वल टू 6 5 8 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है वह 2 गुणा 2 कोटि का है, तो इसके जो अवयव हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद घटा देते हैं, जैसा कि स्पष्ट रूप से आपको परिभाषा में बताया गया है। 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 इंटू 3 18 8 इंटू 5 40 होगा। अब यहाँ से -40 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा 2x स्क्वायर और यहाँ बचेगा 18 x स्क्वायर इक्वल टू 9 और यहाँ से हमको जब वर्गमूल लेंगे तो x के मान हमारे पास ±3 आएगा। अवयव में क्या करते थे, संगत अवयवों की हम तुलना कर लेते थे और उस आधार पर हम मान निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर आपको उसको डिटरमिनेंट के रूप में बनाना है और उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि डेल्टा बराबर 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तथा डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 1 1 y z z x y z इस प्रकार का एक दूसरा डेल्टा दिया गया हो तो सिद्ध करना है कि डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। हम डेल्टा 1 से शुरू करते हैं जो दिया गया है इस रूप में। अब इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। देखिए डेल्टा 1 इज इक्वल टू दिया गया है ऐसे 1 1 1 1 y z z x y x y z। अब हम क्या करते हैं कि इसके स्तंभ को इस पंक्ति को इसके स्तंभ के सहारे हम लाने का प्रयास करते हैं। पहला स्तंभ, पहली पंक्ति,
पहले स्तंभ के सहारे, पहली पंक्ति 1 1 1 है तो स्तंभ हो जाएगा 1 1 1 0। दूसरी पंक्ति y z z x z है तो इसकी दूसरा स्तंभ बन जाएगा y z z x x y। और तीसरी पंक्ति है x y z तो इसका तीसरा स्तंभ बन जाएगा x y z। इस तरीके से इसके चिन्ह में, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं जाएगा। हम उसको उसके सहारे, मतलब कि स्तंभ को पंक्ति के सहारे या पंक्ति को स्तंभ के सहारे इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर प्रथम पंक्ति है तो प्रथम स्तंभ में आएगा, द्वितीय पंक्ति है तो द्वितीय स्तंभ में आएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम जो मान हमें लाना है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड तो दिया गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में प्राप्त करना है। तो यहाँ पर यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अगर प्राप्त हो जाए तो हमारा ये काम बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक्स वाई जेड हम एक्स वाई जेड से इसमें गुणा करना चाहते हैं तो उतने से भाग भी देते इसमें। तो अब हम इस मान को, जो मान हमने प्राप्त किया उसको हमने ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर 1/x y z को हम छोड़ देते हैं। ऊपर का जो x है, ऊपर का जो x है इसमें 3 पद है x y और z। हम तीनों को अलग अलग पंक्तियों में गुणा करते हैं। तो x को पहली पंक्ति के सहारे, y को दूसरी पंक्ति के सहारे और z को तीसरी पंक्ति में गुणा कर देते हैं। तो जब हम x को पहली पंक्ति में गुणा किए तो यहाँ पे x मिल गया x y z और यहाँ पे x स्क्वायर। दूसरी पंक्ति में जब हमने गुणा किया तो y का y, फिर x y z, फिर y स्क्वायर। फिर तीसरी पंक्ति में हमने z का गुणा कर दिया तो z x y z और z स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि द्वितीय स्तंभ में सारे के सारे मान हमारे पास बराबर है तो हम उसको कॉमन के रूप में बाहर ले सकते हैं। तो बाहर लिया तो हमने एक्स वाई जेड में प्राप्त हो गया और पहले नीचे एक्स वाई जेड मौजूद था। बचा क्या यहाँ पर? यहाँ बचा हमारा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। यहाँ बचा हमारा 1 1 1 1 1 1 और यहाँ बचा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ऐसे प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि यदि इसको डेल्टा के रूप में ले आना है तो 1 1 1 जो स्तंभ है, द्वितीय स्तंभ है, प्रथम स्तंभ की जगह पर होना चाहिए और प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ की जगह पर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये तो सबसे पहले जो कॉमन होकर बाहर आया है उसको हम काट के खत्म कर लेते हैं और क्या करते हैं कि द्वितीय स्तंभ को प्रथम स्तंभ की जगह पर और प्रथम स्तंभ को द्वितीय स्तंभ की जगह प्रतिस्थापित कर देते हैं। और यह काम करने में इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, नहीं कि माइनस हो जाएगा। अब ये चीज हमारा डेल्टा के रूप में है, दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे डेल्टा के रूप में दिया गया है। तो डेल्टा, इसकी जगह हमने डेल्टा रख दिया और माइनस पहले से तो माइनस। यह मान आया था डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। जब डेल्टा का प्रतिस्थापन कर देंगे तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से दिए गए उदाहरण का हमने हल कर लिया है। इस वीडियो को आप बार बार देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए और जो इसके साथ जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करके हमें भेज दीजिए ताकि मूल्यांकन किया जा सके। धन्यवाद।